प्यारे दोस्तों, तो हम पिछली क्लासों में आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहे थे। परसेंटेज में हमने बहुत कुछ सीख लिया था और सवालों की प्रैक्टिस भी कर लिया था। तो आज उसी का रिवीजन कराते हुए आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे परसेंटेज अगर कोई है तो उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, हम 100 से भाग देते हैं, हम 100 से भाग देते हैं। जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो हम 100 से अपॉन 100 करते हैं, ठीक है। ये होगा जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं, तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे 1 कुछ लिखा है x y z वगैरह वगैरह, तो उसको 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज में बदल जाता है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आगे हमने और सब सीखा था, जैसे बड़े बड़े परसेंटेज जैसे सीखा था 457 सही 1/7 है, 7% है। तो इसको हमने तोड़ के और परसेंटेज में लिखना सीखा था। तो इसको ऐसे लिखते थे 400 और प्लस 57 से 1/7, ठीक है। अब देखिए 400% को और 57 से 1/7, 400% को हमने 4 मान बताया था और 57 से 1/7% को 4/7 बताया था, ठीक है। 7 चौक 28, 4 32/7, ठीक है। ये आंसर आया था आपका फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। इसी तरह आपको बताया गया था कि अगर कोई सवाल है 38/13 है, मान लीजिए 38/13 लिखा है, तो इसको बताया गया था कि कैसे इसको तोड़ के बदलेंगे। तो 13 तिया 39, 3 और ये 38 से 1 कम है तो -1/13, ठीक है। ये देखिए इसका मान 38/13 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का मान 300% होगा, क्योंकि आपको बताया गया था अगर 1 हो तो 1 का मान 100%, ठीक है। 2 हो तो 2 का मान 200%, ऐसे चाहे जितना हो, ऐसे 3 हो पूर्णांक हो तो उसका उतना पूर्णांक परसेंट हो जाता है, उतना 100 पूर्णांक परसेंट हो जाता है। माइनस देखिए 1/13 को हमने लिखा क्या था 7 से ही 9/13, ठीक है। 13 से 91 और 9 100/13, ठीक है। अब हमने क्या सिखा है कि अगर 7 के आगे कोई दशमलव है या फिर कोई भी भिन्न है तो उसको हम लोग 7 को 1 बढ़ा के माइनस कर लेते हैं। तो 300 में से 8 माइनस करेंगे 292 आएगा, ठीक है। 300 में से 208 माइनस करेंगे 292 आएगा। और 1 में से जब 9/13 माइनस करेंगे तो 4/13 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये सब सीख लिया था और फिर हम सवालों की तरफ आए थे और सवालों में हमने काफ़ी सारे सवालों की प्रैक्टिस की थी कि अगर कोई संख्या लंबाई चौड़ाई आयत की इसमें बढ़ाई घटाई जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और बाकी सब सवालों का हमने प्रैक्टिस की थी। तो उसी क्रम में आगे प्रैक्टिस करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये सवाल है। जैसे काय त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r को अगर 25% बढ़ा देते हैं हम, ठीक है, r को हम 25% बढ़ा देते हैं और ऊंचाई को हाइट से डिनोट करता है और हाइट को h से, तो h को अगर 20% कम कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके आयतन पे प्रभाव पे क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम सवाल में जानते हैं कि क्या लिखा है। जैसे ये दिया है कि त्रिज्या को 25% बढ़ाया है और हाइट को ये h लिखा है, m ना पढ़िएगा, h लिखा है, हाइट को 20% कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या पूछा है। तो पूछा हमसे आयतन। तो बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जान लेते हैं। तो बेलन की संरचना पहले पढ़ लेते हैं। देखिए बेलन ऐसे होता है, ठीक है। बेलन ये हो गई उसकी हाइट और ये हो गई उसकी त्रिज्या। जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझा देंगे। तो ये होती है त्रिज्या, ठीक है।
ये और ये होती है हाइट। जब हम लंबवत बेलन पढ़ेंगे तो आपको फार्मूला निकालना और सब चीज़ें ठीक से सिखाएंगे, लेकिन हम चूंकि बेलन तो पढ़ नहीं रहे, मेंसुरेशन तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे बेलन का परसेंटेज में यूज। तो ये सवाल आता है पेपर में, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले किसमें पूछा है परिवर्तन? आयतन में। तो आयतन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो आयतन बराबर होता क्या है? आयतन बराबर होता क्या? बेलन का आयतन बराबर, देखिए, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, पाई तो नेतांक है, उस दिन भी आपको बताया था कांस्टेंट हो तो इसे इग्नोर भी किया जा सकता है, तो कांस्टेंट कट जाता है तो इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है आर स्क्वायर। देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जब एक ही इकाई में हो, जैसे ये होगा आर स्क्वायर, जैसे जब आर में हो अंतर तो सिंगल माना जाता है, जब आर स्क्वायर में अंतर हो तो डबल माना जाता है। ठीक है, आर स्क्वायर 2 बार अंतर, जैसे लंबाई और चौड़ाई में तो आर स्क्वायर, जैसे लंबाई चौड़ाई में जैसे बीमा में अंतर हो जाता है, जैसे इसकी त्रिज्या की होगी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे होगा, और इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में चला जाए। जब भी स्क्वायर में जाए या क्यूब में जाए तो उसके लिए फार्मूला बदल देते हैं। जैसे इस पर अगर स्क्वायर में जाता है तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मौका मिलेगा वैसे हम लगाएंगे। ठीक है, जब क्यूब में चला जाए, जैसे ये स्क्वायर का है, ये एच है, तो ये इसका आयतन का होगा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो वही पुराना तरीका, जैसे आर है 25% की बढ़ोतरी, 25% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4। देखिए, जो आपको बेसिक फ्रैक्शन हमने सिखाया था उसका बहुत बड़ा उपयोग है, और उसी के उपयोग के जरिए हम लोग सवालों को तेजी से कर सकते हैं। अगर आप लोग बेसिक फ्रैक्शन याद रखते, जैसे 25 को 4/5 1/4 लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे बढ़ा है तो 4 से 5 कर देते, और 2 बार बढ़ा तो इसका स्क्वायर कर देते। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब h को 20% को 1/5, ये घटा है तो 5 से 1 माइनस होगा 4, तो 5 से 4 हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाता, यानी कि अगर हम लोग अच्छे से सीखे होते तो हमसे सवाल तुरंत हो जाता और तुरंत हम लोग आंसर बता सकते थे। ठीक है, अब आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। देखिए, ये 4 है, 25% का मान 4 है। ठीक है, 25% का मान 4 है, तो 4 मान लेते हैं, पहला वैल्यू है। ठीक है, और 4 से 4 का 25% अगर बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, +1 होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 तो चूंकि आर में भी बढ़ोतरी हुई तो आर का स्क्वायर यहाँ भी है तो स्क्वायर यहाँ भी करेंगे, स्क्वायर यहाँ भी करेंगे। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर। अब कितनी सिंपल से समझा रहे हैं। फिर आ जाइए 20% पे। ठीक है, 20% पे जब आएंगे 20% इज इक्वल टू 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 यानी 5 मान लेते हैं, पहले h 5 था। ठीक है, अब 5 में 20% की कमी हुई, 5 में 20% की कमी यानी 5 से 4 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, तो 5 से जब 4 हुआ तो अब चूंकि पाई आर स्क्वायर है, चूंकि ये नियतांक है तो इससे कोई मतलब नहीं, इसके परिवर्तन से मतलब है, तो इसको सीधे गुणा कर देते हैं। तो आयतन पहले क्या था, मान लेते हैं पाई ऐसे लगा रह देते हैं, 4 चौक 16 पंचे 80 और यहाँ पाई लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 25 चौका 100 पाई। ठीक है, ये भी बराबर। देखिए, 80 पाई से 100 पाई तक आने में कितना वो लगेगा, 20 पाई का अंतर आएगा, 20 पाई का अंतर आएगा। ठीक है, 20 पाई का अंतर किस में आया, 20 पाई का अंतर आया कितने, 80 पाई में। ठीक है, और
ये जब काटेंगे पाई पाई कट जाए 20 चौका, ठीक है 1/4 आए। 1/4 अभी आपको बताया गया था, 1/4 किसका मान है 25 पर, या तो इससे 100 से गुणा करके देख लेते हैं, या तो 1/4 अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू 25% की होती है ये अगर मालूम है तो आप 25% ऐसे सीधे लगा सकते हैं। ये तो होगा मेथड, ये इस तरह से आपको करना है अगर जल्दी करना है। और अगर आपको ट्रिक पे जाना है, जैसे बहुत से लोग ट्रिक पे निर्भर करते हैं, तो प्रतिशत परिवर्तन अगर 3 का हो, अगर क्यूब अगर आयतन में जाएंगे तो 3 का हो रहा हो, जैसे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस ये गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब का प्रतिशत परिवर्तन करना हो तब ये 3 का हो जाता, तो 3 के प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला बदल जाता है थोड़ा, तो उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन देखिए, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला +-x। देखिए समझने के लिए हम +-x लिख देते हैं, लेकिन +-x कोई फार्मूला नहीं है। समझने के लिए जैसे +x लगाना हो +x, अगर बढ़ोतरी हो रही है तो +x लगाएंगे, और अगर माइनस हो रहा हो, अगर घटाना पड़े जैसे 20% से घट जाता है तो -x लगाएंगे। तो उसी तरह हम +-y फार्मूला लिख लिए, +-y +-z। देखिए इसमें तीन उससे बढ़ेगा, देखिए एक आर से बढ़ेगा, देखिए एक आर से बढ़ेगा, फिर आर से बढ़ेगा, फिर एच से बढ़ेगा, ये 3 बार। जैसे अगर हम उसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे तो r आता था, ठीक है, पाई r स्क्वायर आता था, r तो r आता था, तब इससे +-x, देखिए 2 टर्म आ गए, +-y सेम ही रहता, r सेम ही रहता, लेकिन फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला होता है +-xy +yz। देखिए इसमें चिन्ह अपने अनुसार हम लगाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, लेकिन y पॉजिटिव है z निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से चिन्ह चेंज कर लेते हैं। आप लोग चिन्ह की कोई वो ना करिएगा कि चिन्ह इस तरह लगाए +-xyz अपान 100 का स्क्वायर लिख दीजिए चाहे 10,000, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इस विधि से हम जब सॉल्व करते हैं तो इसमें r स्क्वायर, देखिए r स्क्वायर है तो 2 बार r की बढ़ोतरी है, तो 25 + 25, देखिए 25 + 25, ठीक है। अब देखिए और फिर 20 की घटोत्तरी है, माइनस डाउन चिन्ह लगा तो 20 की घटोत्तरी कर देंगे, ठीक है, ये आ गया +25 + 25 -20, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। अब देखिए +- चिन्ह का ध्यान वैसे नहीं रखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए x की जगह आपको 25 रखना है, ये लिखे देते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। y की जगह 25 रखना है और z की जगह -20 रखना है, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं तो 25 × 25, ये दोनों प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस लगा दीजिए और +25 × 25। देखिए हम एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको, फिर आप लोग करिएगा 25 × 25। देखिए ये बड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए इसको ध्यान में नहीं भी रख सकते, लेकिन आप लोग कहेंगे कि मुझको बताया नहीं सारी विधियाँ, तो इसीलिए सब विधि बता देते हैं। ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और कहीं भी कैलकुलेशन की थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। पेपर में ये इस तरह का सवाल सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो सवाल जल्दी नहीं होगा, इसीलिए इस विधि को आप लोग ज़्यादा प्रेफर करिएगा, ये विधि। और एग्जामिनर आपसे यही तो जानना चाहता है कि आप किस विधि से कितना जल्दी सॉल्व करके मुझे दिखा देते हैं। एग्जामिनर का मोटिव इतना होता है, वो ऐसी संख्या ही दे देगा कि आपस में कट जाएंगी। अभी मैं एक और सॉल्व ट्रिक किसी में बताऊंगा, वो आप ध्यान रखिएगा, बस ये सवाल उसी से हो जाएगा। देखिए 25 × 25, ठीक है। अब आ जाते हैं y 25 पॉजिटिव में 20 निगेटिव में है, तो पॉजिटिव निगेटिव का गुणा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और 25 × 20, ठीक है। अब देखिए और फिर z और y का, z और x का, तो z निगेटिव में और x पॉजिटिव में, तो इसका गुणा -20 × 25, ठीक है। ये ऐसे लिख देते हैं, फिर अपान में 100 आपको लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए लग गया। अब देखिए
एक्स वाई जेड है, तो एक्स पॉजिटिव में है, वाई पॉजिटिव में, जेड निगेटिव में है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव, फिर निगेटिव का गुणा निगेटिव कर देगा, तो निगेटिव यहाँ लिख देंगे। और निगेटिव 25 गुणे 25, देखिए 25 गुणे 25 गुणे 20, ठीक है, अपॉन 10,000। देखिए हम नहीं चाहते कि आप इतनी लंबी विधि से लगाएं, इतनी लंबी विधि आप लोग फंस जाएंगे, तो इसीलिए इस विधि से लगाइएगा। मैं देखिए 25 इसमें भी कट गया, 25 इसमें भी कट गया, 25 इसमें भी, तो ये 25 चौका 100। देखिए प्लस माइनस हो, अगर जैसे यहाँ प्लस माइनस लगा तो सब में कटेगा, तब भी कटेगा, वरना कहिए कि ये 25 इससे काट दिया जाए और तब ना काटा जाए, तब गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो इसी बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं इस पे, 20 का 0 इससे कट गया, ठीक है। अब देखिए 25 दूना 50, और 50 से 100 कट गया, ठीक है, 2 आ गया, 20 आ गया, ठीक है। ये 5 हम 25 और ये 5 चौक 20, 5/4 आ गया, ठीक है वहाँ पर। अब यहाँ पे एक 25 और 20 कट जाएगा, तो यहाँ से 5 बचा, 5 25 5 30, ठीक है, 30 और प्लस लगाए देते हैं। और देखिए यहाँ 25 बचा, 25 बचा, यहाँ 20 बचा, 20 बचा, 20 20 40 और 25 घटाएंगे -15 आएगा, ठीक है, -15/4, ठीक है। देखिए ये 25 बचा, ये 20 है, -20 है, ये -20 है, -20 20 40 और 25 घटाएंगे तो -15 आएगा। और यहाँ से 5/4 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों जोड़ना पड़ेगा, और दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो 20/15, 5 20, क्योंकि हर सेम है, तो 20/4, 4 पंचे 20 और 30 - 5 25% आपका आंसर आ गया। देखिए इतना लंबा लगा, इतना लंबा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे लगाने में टाइम भी लगेगा और प्लस आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसको ना लगाते हुए इसे हम दूसरी विधि से देखते हैं। जैसे कि अगर ये प्रतिशत परिवर्तन है और प्रतिशत परिवर्तन अगर दो का हम करते हैं, जैसे ये r² में प्रतिशत परिवर्तन है, r² में, ठीक है, r² में दो का परिवर्तन, पहले r² का निकाल लेते हैं, फिर h का उसके साथ निकाल लेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, बराबर होता है जैसे 25, देखिए +x + y + xy/100। देखिए इस विधि से भी आप लोग करिएगा नहीं, ये विधि आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये मत कर सकें कि हाँ मैं ये विधि नहीं जानता। तो इसलिए इस विधि को मैं बता देता हूँ। जैसे 25 25 50 होता है, 50% ये होगा, प्लस 25 को 1 और 25 चौका 100, यानी 25/4 ये होगा, ठीक है। ये हमको r² का ज्ञात होता है। अब r² h का ज्ञात करने के लिए अब फिर से लिखते हैं प्रतिशत परिवर्तन और फिर देखिए 50, इसको तो ऐसे लिख लेते 50 + 25/4। देखिए आप लोग कर नहीं पाएंगे, हम करके आपको इसलिए दिखाई देते हैं। देखिए -20, देखिए ये x हो गया आपका, और -y, ठीक है, माइनस का गुणा, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस, और फिर 20 इंटू, देखिए 20 इंटू और प्लस x, तो 50 + 25/4। देखिए 25/4 लिखेंगे, 50 के नीचे बटा नहीं लगाएंगे, अपॉन 100, पूरे का 100, ठीक है, पूरे का 100 हो जाएगा। देखिए 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। अब 5 से, चूंकि हम बोले थे कि आपको प्लस होगा तब हम कर सकते हैं, तो 5 से दोनों में काटेंगे, 5 × 50 और 50 25, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए 50 से 20 घटा कितना है 30, ठीक है, प्लस 25/4 ऐसे उतार देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, माइनस, इसमें 10 बचा, ठीक है, और इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में गुणा करेंगे तो -5/4, ठीक है। अब देखिए 30 - 10 20 हो जाएगा, ठीक है। 25 - 5/4 20/4 हो जाएगा, 20/4, यानी 4 पंचे 20, यानी 20 और प्लस
25। देखिए 25 प्लस में ये 5/4 माइनस है, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20/4, 20/4 4 से काटेंगे 4 5 20, यानी 25% आपका आ गया। देखिए आंसर सबसे सेम आएगा, आंसर यही है आपका, आंसर इससे भी सेम है, इससे भी सेम है, इससे भी सेम है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन की बात होती है बेटा कि ये आपसे आसानी से लग जाएगा, लेकिन ये दोनों आपसे आसानी से नहीं लगेगा। कभी कभी फार्मूला से ज्ञात करना एक तरह से घातक हो सकता है, इसीलिए हम आपको सिखा रहे हैं तीनों विधियाँ। अब आपको एक चौथा सिखाएंगे जो आपको और अच्छे से कंफर्मेशन देगा। देखिए जब भी हम जैसे 25-20 का ऑब्जर्वेशन करते हैं, 25% किसी चीज़ में बढ़ाते हैं और 20% घटाते हैं, ठीक है। 25% अगर किसी चीज़ में बढ़ाएंगे, अगर प्रतिशत परिवर्तन वाले फार्मूले से देखेंगे तो 25% बढ़ाकर देखते हैं। जैसे 25 अगर बढ़ाएंगे और 20 घटा देंगे, ठीक है, 25 माइनस 20 और माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा और 25 गुणे 20, देखिए क्या आता है अपान 100। देखिए 25 चौका 100 और 4 पंचे 20, ठीक है। ये माइनस 25 और माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 20 प्लस 5 25, ये 0% का चेंज आ गया, ठीक है, ये 0% का चेंज आ, यानी हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि इसमें देखिए, इसमें अगर ये 25 एक बार R का लेंगे और एक बार H का लेंगे तो इसमें 0 परिवर्तन आ गया, तो केवल इतना परिवर्तन आएगा जो R में आया है, ठीक है, केवल इतना परिवर्तन आएगा। अगर कोई कहे आपसे कि किसी चीज में 25 और 20 की वृद्धि कर दे 25 की वृद्धि कर दे और 20 की कमी, तो उसमें 0 परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज हम और सवालों में भी करेंगे। तो इसलिए 25-20 आप लोग याद रखिएगा। तो 25-20 का तब तो आपको RH में 0 परिवर्तन आ गया और फिर R में अगर 25 परिवर्तन करते हैं तो 25% का ही इंक्रीज आएगा, तो इसीलिए इतना ही इंक्रीज आएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। ये सवाल में काफ़ी देर लगा, लेकिन आप लोगों ने पूरा इसका पोस्टमार्टम कर लिया। पोस्टमार्टम करके आपको पता क्या चला कि चाहे इस विधि से लगाएंगे, चाहे इस विधि से, चाहे इस विधि से और चाहे ऑब्जर्वेशन से, किस विधि से आपको सरल लग रहा हो उस विधि से आप कर दीजिए। जैसे फार्मूला वाला तो हमको नहीं लगता किसी को सरल लगे, ये वाला किसी को नहीं लगता, केवल ये विधि है जो आपको सब सवालों में लगे। और ऑब्जर्वेशन वाली है तो ऑब्जर्वेशन आप जैसे जैसे सवालों में आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, बढ़ेंगे सवालों पे, वैसे वैसे आपका ऑब्जर्वेशन आपके काम आता जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए। उसी टाइप का पिछला टाइप का सवाल है, तो इसलिए हम पढ़ देते हैं। एक लंबवृत्तीय वेलन की त्रिज्या को 150% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 150% यानी 150% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 20% कम कर दिया जाए, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आयतन में क्या वृद्धि होगी, कमी होगी, तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या दिया है, त्रिज्या को 150% से बढ़ाना है, त्रिज्या को 150% से बढ़ाना है, 150% से इंक्रीज करना है त्रिज्या को, ठीक है। और ऊंचाई को 20% से घटाना है, 20% से घटाना, यही लिखा है, ठीक है। तो क्या दिया, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पिछले जैसा सवाल है, तो सबसे पहले 150% को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 150% को सॉल्व करते हैं। तो 150% को सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखिए हमने आपको क्या सिखाया, तोड़ के सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 50, ठीक है, 100 को 1 लिखते हैं प्लस 50% को 1/2, यानी 3/2 आ गया, यानी 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2, ठीक है। यानी हम ज्ञात करते हैं आयतन का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन के वैल्यूम का फार्मूला, जैसे आपको पिछले बार बताया था, πr²h, ठीक, πr²h। देखिए अब पाई तो कांस्टेंट है, पाई का मान ना इधर चेंज होगा ना नीचे चेंज होगा, तो आर में परिवर्तन देख लेता है। तो आर पहले क्या था, यानी डिनोमिनेटर, यानी हर क्या है, हर क्या है, 2 है, 2 का अगर 150 है, यानी पहले मान लेते हैं आर 2 है, 2 को अगर
हम 2 को 150% बढ़ाते हैं, यानी 3 बढ़ाना पड़ेगा। 2 का 3 बढ़ाएंगे तो 5 आएगा, आएगा कि नहीं? अगर 2 का हम 150% ज्ञात करते हैं तो 3 आता है, और 3 जब 150% से बढ़ेगा प्लस 3 बढ़ाएंगे या 150% बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी 150% अगर बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ाएंगे और 3 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो आर स्क्वायर है चूंकि, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब एच को देखते हैं, 20% की कमी, 20% बराबर कितना होता है? 1/5। आपको पिछले भी क्वेश्चन में 1/5 बताया गया था। तो अगर 5 ये मानते हैं तो 20% इसका घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 20% यानी एक होता है 20% 5 का, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये बराबर कितना आएगा? 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20, और ये आ गया 50 25 चौका 100, ठीक है, 50 25 चौका 100। देखिए अब ये 20 से 100 हो गया। अगर हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे ये यहाँ है 20 एकम 20 पंचे 100, इसको काट भी सकते हैं ऊपर नीचे का। जैसे इससे 1 5 यहाँ का कट गया, ठीक है, ये कट गया, और 1 2 2 दूनी 4 इसका हुआ, तो 4 यहाँ से कट गया, यानी इधर बचा 1, यहाँ बचा 5, ठीक है। यही यहाँ स्थित है, 1 से 5 हो गया, यानी कितने का अंतर है? 4 का। 4 का कितने पे अंतर है? 1 पे। और 4 को क्या लिखते हैं? परसेंटेज। 4 की परसेंटेज वैल्यू आपको बताया गया था कि अगर 1 को परसेंटेज वैल्यू में 100 लिखते हैं, 100%, 2 को लिखते हैं 200, तो इसी तरह 4 को क्या लिखेंगे? 400%, यानी 400% की वृद्धि आ गई। यानी पहले 1 था, अब 5 हो गया, तो यानी 4 की परिवर्तन आ 400% की वृद्धि आ गई। देखिए ये इतनी आसानी से होगा। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। तो इसी तरह ध्यान रखेंगे, एसएससी सीजीएल मेंस के सवाल है और कितनी आसानी से होगा। इसको आप लोग अगर जानते हो विधि तो यहाँ से लगाएंगे तुरंत लग जाएगा, अपन को टाइम नहीं लगेगा 1-2 मिनट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए, ट्रिक बनना चाहिए। तो ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम बता के रहने देते हैं और ट्रिक नहीं लगाते। ट्रिक अगर देखना हो तो पिछले सवाल में देख लीजिए ट्रिक कितनी लंबी लगी है, और उसी हिसाब से आप लोग लगाइएगा। आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना है, वरना समय एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग समय को बर्बाद करेंगे तो एक दिन समय वो समय ला देगा कि उस दिन आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। और इन जैसे सवालों में तो और नहीं, इन जैसे सवालों में आप समय बर्बाद करेंगे तब तो आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। ये सब एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है। एक सवाल 2 नंबर का देता है और 2 नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। 2 नंबर कम से कम 1-2 हज़ार रैंक आपकी ऊपर कर देगा। आपको एक्साइज इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स तक दिला सकता है 2 नंबर केवल। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो आते हैं आज के सवाल नंबर 3 पे। आज का सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे कि एक गोले की त्रिज्या को अगर दुगना कर दिया जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ये भी एक बहुत सरल सवाल है, ये आप देखते ही ऑप्शन में मार सकते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करा के तब दिखाता हूँ। जैसे गोला है, जैसे गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त 2 डायमेंशन होता है, ठीक है, वृत्त 2 डायमेंशन होता है। जैसे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन जैसे ये होता है, देखिए ये होता है डायमेंशन। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई, इसको वाई एक्सिस लिखते हैं, फिलहाल इसको वाई एक्सिस लिखते हैं और फिर से है लिखते हैं, इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं और इसको वाई एक्सिस, ठीक है, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए ये होता है डायमेंशन, ठीक है। ये बोर्ड है, ये बोर्ड 2 डायमेंशन है, लेकिन ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये 3 डायमेंशन है। इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो जैसे अगर तीसरा इसमें डायमेंशन बनाना हो तो तीसरा डायमेंशन ऐसे जाएगा, इस पे बोर्ड के बिल्कुल ऐसे सीधे। देखिए ये तीसरा डायमेंशन है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन, जैसे किसी चीज को हम ड्रा करते हैं तो वो 2 डायमेंशन में ड्रा करते हैं। लेकिन अगर ऐसे इस पर भी इस पे लिख दिया जाए
वैसे हवा में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इस पर अगर लिख दिया जाए इस डायमेंशन में 3 डायमेंशन, तो वृत्त जो है वो 2 डायमेंशन आता है। लेकिन गोला जो है, गोला एक गोला के रूप में होता है, ऐसे गेम जो होते हैं गोला है, गोला 3 डायमेंशन होता है। तो क्या दिया है, जो 3 डायमेंशन आकृति में जब भी देखिए कुछ लोगों को गोला और वृत्त में कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं गोला और वृत्त की परिभाषा आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए त्रिज्या उसमें भी होती है, त्रिज्या इसमें, तो त्रिज्या को क्या करा, आर को दुगना करने को करा, यानी 2 गुना, ठीक है। तो हम पहले त्रिज्या मानते हैं, जैसे त्रिज्या में पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। जैसे गोले का आयतन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये क्यूब लगा है, जिसे आयतन जब भी ज्ञात करेंगे, ये आयतन ये मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे जाएगा, तो ये आर क्यूब लगा है। तो आर क्यूब यानी आर गुड़े आर, ठीक है, आर गुड़े आर, ठीक है। अब देखिए आर क्यूब, तो इसको 3 बार, जैसे गोला दुगना दिया है, दुगना करने पर, तो जैसे ये तो होगा कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं। ये देखिए आर से, तो आर पहले 1 था, ठीक है, अब इसे दुगना कर देगा। जैसे हम मान लेते हैं पहले 1 था, हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन अगर 1 मानेंगे, सुनिए, अगर 1 मानेंगे तब हमको क्यूब करना है, जैसे आर क्यूब करना है, तो इसका 1 क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हम मानते हैं 2, 3, तो इसका क्यूब बढ़ जाएगा और हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो हम चीज़ों को सरल करके सीखते हैं, ना कि उसे और ज़्यादा जटिल बनाते हैं। तो इसीलिए अब देखिए 1 आया, इसका क्यूब कितना आया, 8 आया, ठीक है। 1 से 8 में परिवर्तन हुआ, ठीक है, ये होगा 1 से 8 में परिवर्तन। जैसे अगर 1 का क्यूब 1, 8, ये आया 1, और कितना ज़्यादा है, 7, 1 से 7 ज़्यादा है 8, तो 7% 7 का अंतर है, और 7 का अंतर कितने पे आया, 1 पे, तो 7/1 गुणे 100 अगर परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, परसेंटेज 700% आ गए। और हम आपको सिखा रहे थे कि हम आपको 1 से 8 में अंतर कितना है, 7 का, और 7 का आया, तो यही 7 चूंकि 1 के रिस्पेक्ट में देखना है, तो 1 के रिस्पेक्ट में ये 7, 1 के रिस्पेक्ट में क्या बताते हैं कि 7 ही फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 1 के रिस्पेक्ट में कोई चीज देखेंगे तो वही फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो 1 के रिस्पेक्ट में 7/1 है ये 7 फ्रैक्शन वैल्यू, और 7 का परसेंटेज मान कितना होगा, जैसे 1 का बताता है 100%, 2 का बताता है 200%, तो ऐसे 7 का 700%, और आप तुरंत मार देंगे 700% की वृद्धि, ठीक है। ये कितना आसान, जैसे आपको लिखा था दुगना करने पे, तो ऐसे आप देखते हैं 1 का 2, तो दोनों का क्यूब 8, 1, 7 की वृद्धि यानी 700%, ऐसे मार के निकल जाना चाहिए तुरंत एट द पॉइंट पर। और देखिए कितनी आसानी से होगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि चीनी का मूल्य 16 से ही 2/3% से बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन, ठीक है। अब देखते हैं ये, जैसे हम कुल खर्च निकालते कैसे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में 5 किलो चीनी 5, अब पहले कहाँ पर, तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या लिखा है कि चीनी का मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन, ठीक है। देखें चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि। देखिए हम आपको बेसिक से बता रहे हैं, तो आपके घर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे चीनी 40 रुपए किलो है, अब आजकल मार्केट में चीनी 40 रुपए किलो है, ठीक है। अब चीनी 40 रुपए किलो है, और हम मान लो महीने में मेरे घर पे या आपके घर पे 5 किलो चीनी लगती है, ठीक है, 5 किलो चीनी लगती है, ठीक है। तो 5 किलो चीनी लगती है, तो कुल चीनी पर खर्च कितना हुआ, 40 गुणे 5 बराबर 200 रुपये महीने में खर्च होगा। तो समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ चीनी का मूल्य कितना है, पहले मूल्य लिखते हैं प्राइस। देखिए
हम थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख देते हैं, जैसे मूल्य को प्राइस। अब हम मूल्य बार बार नहीं लिखेंगे, अगर पी लिख दिए तो आप प्राइस समझ जाइएगा। प्राइस बोलेंगे, मूल्य बोलेंगे, प्राइस भी बोलेंगे, लेकिन आप लोग पी को प्राइस से समझिएगा। देखिए, और इनटू, देखिए ये मूल्य होगा। अब खपत कितनी है, खपत यानी कंजप्शन, खपत यानी खपत को सी से लिखते हैं, ठीक है, सी से। और यानी कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च, ठीक है। अब देखिए चीनी कितने रुपए किलो है, 40 रुपए किलो। मान लेते हैं, घर का उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको बेसिक से हम बिल्कुल समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आए इससे और तरीके से। तो 40%, 40 नहीं लेते हैं, देखिए 40 लेंगे तो 16 से ही 2/3 का, 16 से ही 2/3 का अगर हम वो ज्ञात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/6 आते हैं। और 1/6 को 40 काट नहीं पाएगा, तो 40 ना लेके और थोड़ा बहुत कर देते हैं, जैसे 60 लिए लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। चीनी वैसे भी महंगाई बढ़ रही है, तो चीनी का मूल्य थोड़ा 60 कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो अगर इसमें 16 से 2/3 की वृद्धि करेंगे तो 1/6 की वृद्धि हो जाएगी, आराम से बढ़ जाएगा। देखिए, हम हमेशा चीज़ें मानेंगे तो इसके मुताबिक, मूल मान के मुताबिक, ठीक है, मूल मान के मुताबिक मानेंगे। और मूल मान, जैसे मूल मान डिनोमिनेटर होता है, इसको कटना रहता है, जैसे इसी के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वृद्धि होती है, तो इसी के मुताबिक मूल मान। और जैसे हमारे घर 5 किलो चीनी लगती है, ठीक है, 5 किलो, चूँकि खपत 20% कम की जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ही होती है, तो 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो महीने में मेरा खर्च कितना होगा, 300, ठीक है, महीने में अपना खर्च कितना होगा, 300, ठीक है। अब इसमें 16 से ही 2/3 की वृद्धि होती है, तो इसमें 16 से ही 2/3 की वृद्धि कर देते हैं। जैसे 60 का अगर हम 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो 1/6 आएंगे, 1/6 का नाम 6 10 60, 6 10 60। अब इसमें 10 की वृद्धि करेंगे, +10, तो ये कितने का हो जाएगा, 70, ठीक। देखिएगा, पॉइंट समझिए, ये 70 का हो जाएगा, ठीक है। देखिए, +16 से ही 2/3% की वृद्धि की है, ठीक है। अब देखिएगा प्लस, अब देखते हैं 5 में कर रहा 20% की कमी, यानी 5 का अगर 20% हमें ज्ञात करना हो तो कितना आएगा, एक की कमी कर देंगे, -1 की कमी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 70, अब दोनों को गुणा करके कुल खर्च निकालेंगे, 70 चौका 280, देखिए 280 आएगा। ये 300 में 300 पहले खर्च हो रहा था, 280 अब खर्च हो रहा, तो कितने की कमी आ गई, 20 की कमी कर दिया, 20 की कमी आई खर्च में। और 20 की कमी किस पे आई, 300 पे, तो 100 पे कितने की कमी आई, ठीक है। 100 पे निकाल लेंगे तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 20/3, ठीक है, 20/3 आएगा, लगभग 20/3, 3 6 18, 6 से 2/3% आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, तो आपको समझना है ठीक से, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और प्लस देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं आपके उस पे, देखिए हम मूल्य को पहले 6 ही मान लेते हैं, ठीक है, 6 ही, और 6 का 16 से 2/3 की वृद्धि हुई, तो 6 से 7 हो गया, ठीक है, 7 होगा। अब ये 5 से 1 की कमी हो गई, तो ये होगा 4, यानी 30 से 28 हो गया। 2 की कमी आई 30 में, हाँ, 2/30। अब देखिए 2 कर 2 15, 1/15 आ गया रेशियो। 1/15 की अगर हम बात करें तो 1/15 आपको बताए थे 6 सही 2/3% की
6 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू है। 1/15 6 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू। देखिए 1/15 गुणे 100 करेंगे जब, ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिए, 5 से 15 5 से और 6 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे देखिए इस तरह का, ये तो आपको समझाने के लिए ठीक बताया, और ये आपको ऐसे लगाना है। और प्लस इसमें वो भी कर सकते हैं, जैसे जो प्लस माइनस वाई वाला लगाते थे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, लेकिन चूंकि इसमें सही बटे में लिखा है, मिश्रित भिन्न में लिखा है, और जब आपको मिश्रित भिन्न में करना हो तब वैसे मत करिएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट टाइप पे सवाल पे आते हैं। जैसे एक लिखा है, एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में कार ले सके। तो ज्ञात करें उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए, कितने % की वृद्धि करनी होगी कि वह उसकी कार 9 महीने में खरीद सके। ठीक है, देखें जैसे बहुत कुछ तनख्वाह हम लोग पाते हैं तो उसमें से कुछ बचा कर रखते हैं, और वह इंसान जो था वह इतनी तनख्वाह बचत करता था ताकि वो महीने भर में, मतलब साल भर में एक कार ले सके। ठीक है, ये होगा। लेकिन अब उसे अपनी तनख्वाह में कितने % बढ़ाना होगा, मतलब बचत में कितना % बढ़ाना होगा कि वह वो कार 9 महीने के अंदर ही ले सके। ठीक है, तो एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीने में उसे कार लेना था, लेकिन अब वो चाहता है कि 9 ही महीने में वो कार ले ले। ठीक है, तो हमें इसको ज्ञात करना है कि कितने % की वृद्धि कर दे बचत में। तो मान लीजिए कार है, देखिए कार इसको इस तरह मानते हैं, जैसे 12 है यहाँ पर, 9 है यहाँ पे, तो जिससे दोनों संख्याएं कट जाए तो इसके एलसीएम से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 12 और 9 का एलसीएम 36 होगा। ठीक है, 12 9 का एलसीएम 36। मान लीजिए 36 लाख रुपए की कार लेना चाहता है, यानी कोई BMW या ऑडी सीरीज की कार लेना चाहता है। वैसे इतने लाख की आएगी नहीं BMW ऑडी, लेकिन मान लेते फॉर्च्यूनर है या फिर सफारी और स्कॉर्पियो तक आ जाएगा 36 लाख में अच्छी, तो 2 स्कॉर्पियो ले लेगा इतने में, तो 36 लाख की कार लेना चाहता है। ठीक है, तो वह अब इस वक्त जैसे 12 महीने में जब बचत कर रहा था तो एक महीने में कितनी बचत कर रहा था, 12 महीने में बचत कर रहा था, तो एक महीने में 3 लाख की बचत वो कर रहा था। ठीक है, उसकी तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए वो 3 लाख की बचत महीने में कर पा रहा था। तो अब देखते हैं, और अगर उसे 9 ही महीने में कार खरीदनी है तो 9 चौक 36 यानी 4 लाख की बचत करना होगा। समझ गए कि नहीं? जैसे वो 12 महीने में उसे कार खरीदनी थी तो 36 लाख की कार 36 लाख की कार बटा 12 करेंगे तो एक महीने में कितनी बचत कर रहा है, 3 लाख की बचत। ठीक है, 12 3 36। अब उसे 9 ही महीने में कार खरीदना है तो 36 बटा 9 महीने में कार खरीदना तो 4 लाख की बचत, 4 लाख की बचत। तो 3 से 4 हो गया, यानी 1 की बढ़ोतरी हुई, कितने पे, 3 में, और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 33 सही 1/3% आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे हमने एक 12 महीने में 12 मंथ्स में एक कार खरीदी थी, एक 9 महीने में। ठीक है, देखिए इसे पहले 12 महीने में कार खरीदनी थी, लेकिन इसको जल्दी आ गई कि इसके दोस्त लोग बेइज्जती कर रहे थे कि हाँ कार नहीं है, तुम कार से नहीं आते, तो ये सोचा अब 9 ही महीने में मैं कार खरीद डालता हूँ, तो इसे 9 महीने में। ठीक है, तो ये पहले 36 लाख की कार इसने देख रखी थी, 36 लाख की कार इस, जैसे इन दोनों का एलसीएम इसने देख रखा था कि इन दोनों 36 लाख की कार, इन दोनों का एलसीएम निकाल के 36 लाख, तो मान लीजिए 36 लाख की कार, तो ये 12 महीने में 3 लाख पर महीना बचत करेगा, तो 3 लाख पर महीना बचत करेगा तो 12 महीने में कार खरीदेगा। ठीक है, अब इसे 9 महीने में खरीदनी है तो 9 महीने में अगर 4 लाख पर महीना बचत करेगा पर मंथ, तब ये कार खरीद पाएगा। तो
अब इसे इतने में करेंगे, पहले 3 लाख था, फिर 4 लाख, तो 3 से 4 में परिवर्तन करने में कितना लगा 1, और कितने पे 3 पे, और 3 में से 33 सही 1/3% की वृद्धि करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छी से समझ में आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्या लिखा है। जैसे आप लोग उधर पढ़ते हैं और मैं कागज पे लिख कर लेता हूँ, वो बाद में एडिटिंग होकर पढ़ता है, तो इसीलिए उसमें बाद में एडिटिंग की जाती है, लेकिन सवाल तो इसमें लिखा है, तो सवाल इससे पढ़ देता हूँ। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% की वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी 57 सही 1/7% से वो बढ़ गया। मूल्य 16 सही 2/3% से बढ़ गया। तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कुल आमदनी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, यही है। तो जैसे सिनेमा हॉल में जैसे क्या दिया है कि टिकट की बिक्री, जैसे लोग जितने देखेंगे उतनी टिकट की बिक्री बढ़ेगी। तो टिकट की बिक्री ठीक है, बिक्री गुणे, देखिए बिक्री का मतलब लोगों से है, पीपल से है। जितने लोग जाएंगे देखने सिनेमा हॉल में, उतनी बिक्री बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें मूल्य है, यानी कुछ मूल्य होगा, और मूल्य यानी प्राइस। ठीक है, ये होगा, ये दोनों का गुणा करेंगे तो कुल आमदनी आ जाएगी। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में आपको बताया गया था जैसे कुल आमदनी वाला आपको बताया गया था, जैसे पिछले सवाल में चीनी वाला आपको बताया गया था, वैसे कुल आमदनी, जैसे बिक्री जितने आदमी बढ़ेंगे उतना वो बढ़ेगा, जितनी कीमत बढ़ेगी उतना हो। तो मान लेते हैं पहले था, जैसे क्या लिखा है सवाल में, सवाल क्या दिया है 57 सही 1/7% से 57 सही 1/7% से बिक्री बढ़ जाती है। देखिए 57 सही 1/7 आपको सिखाया गया है कि 4/7 का मान होता है। जैसे हम बार बार वो आपको नहीं बताएंगे कि ये 4/7 क्यों आया, 4/7 आपको जानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पहले बिक्री थी 7 लोग जाते थे। ठीक है, अब 4 बढ़ गई, यानी 7 से 11 लोग जाने लगे। कितने लोग जाने लगे? 11 लोग। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, और 16 सही 2/3 से मूल्य बढ़ गया। तो मूल्य बढ़ने का मतलब 16 से 2/3% का मतलब हो गया 1/6, यानी पहले 6 लोग जाते थे, अब 1 बढ़ गया 7 लोग जाने लगे। ठीक है, पहले आमदनी कितनी मिलती थी 42 रुपये, अब कितनी मिलेगी 77 रुपये। ठीक है, हम चाहे तो ये 7 कट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 से 11 हो गया, यानी 6 से 11 होगा, कितने का परिवर्तन 5 से 5, और कितने पे आया 6 पे, 5/6। अब 5/6 आपको सिखाया गया था, जैसे 16 सही 2/3 आपको 1/6 का मान है, तो इसे 5 से गुणा करेंगे तो 16×5 80। ठीक है, और 5 को इससे गुणा करेंगे तो 80 प्लस 5 10/3। ठीक है, और 3 त्रिक का 9, इसे लिखते हैं 3 सही 1/3। देखिए करके देख लीजिए, 3 त्रिक का 9 1 10/3, तो 80 3 83 सही 1/3% की वृद्धि आ गई। यानी कुल आमदनी में 83 सही 1/3% की वृद्धि। चाहे 42 को ऐसे 6 से काट दीजिए और ऐसे 11 से काट दीजिए, देखिए 42 को 7 से काटेंगे तो 7 6 42, और 77 को 7 से काटेंगे तो 11 से 77, तभी 6 से 11 आ जाए। अब इसमें परिवर्तन 11 कर लेते हैं तो 5/6 आया, और 5/6 का मान 83 सही 1/3%। देखिए कितनी आसानी से लग गया। अब ये सवाल पूछा गया पेपर में सवाल है, तो इसीलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लिए इसी पे रखते हैं, और नेक्स्ट सवाल कल पढ़ाएंगे। आज के लिए वीडियो बढ़ती चली जा रही है। हमारे जो बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी खींच गई, और आप लोग को शुरू में कम पढ़ाया तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। रिवीजन कर लीजिए आप लोग, और आप लोग कमेंट किया करिए कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग तो वैसे बुत बन के सुन लेते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो
एक चीज़ और है कि मेरी वीडियो अब आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। सब्सक्राइबर की दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब तो हो जाएगा, जब आपको अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन शेयर कर दीजिए करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुंच जाए। जैसे मैं एक मुहिम चालू किया हूँ कि सक्सेस मित्र जब चालू किया हूँ तो इसके तहत हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो ये मेरी मुहिम कामयाब हो जाएगी। और सक्सेस मित्र ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें ज़्यादा पैसा या फिर कुछ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएगी। और प्लस आपके ऑफलाइन कोचिंग शुरू करने वाले हैं हम। ऑफलाइन कोचिंग 2-3 दिन में 4 दिन में शुरू हो जाएगी। फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ अगर आप मुझसे यहाँ आकर पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो वही सिलेबस वही कोर्स वहाँ। जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर सिर्फ इतना होता है कि ऑफलाइन में जैसे यहाँ पर हमारे वीडियो कैमरामैन बैठे रहते हैं और 2-3 बच्चे बैठे रहते हैं, तो 2-3 बच्चे जो बैठे रहते हैं वो मुझसे लगभग सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वो सब उन सबको दोबारा पढ़ना है, तो उन सबको जो समझाता हूँ ना तो उन सबको समझ में आ जाता है। और मैं कैमरा पे समझाता रहता हूँ और वो सब कोई सवाल नहीं समझ पाया तो उसके लिए मुझसे कहते हैं कि सर ये सही समझ में आया, तो उसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। और ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा सवाल नहीं आया, कौन सा सवाल आया। तो ऑफलाइन में ये रहेगा कि अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप लोग हाथ खड़ा करके या फिर कुछ भी करके मुझसे क्लास में मिलकर या क्लास के बाहर मिलकर पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये सवाल नहीं समझ में आया, ये सवाल फिर से समझे। लेकिन मैं इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन को बेहतर बनाने के लिए मैं अपना निजी मोबाइल नंबर दिया हूँ 7408106629 वाला। तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन वैसे उठेगा नहीं, फ़ोन वैसे नहीं उठता है, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप से करिए। व्हाट्सएप से कोई भी क्वेश्चन आप भेज देंगे, अगर सिलेबस से बाहर कभी अगर मैं नहीं जानता रहूँगा तो उसे पता करके या फिर किसी तरह भी बताऊँगा आपको। लेकिन अगर जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन हुआ तो उसका क्वेश्चन आपको अगर वैसे आपको वहाँ मोबाइल पर बताने लायक नहीं हुआ, उसका सोल्यूशन आपके पास भेजा। अगर सोल्यूशन से आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो एक डाउट सेशन रख दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कितने बजे डाउट सेशन है। तो आप सबका क्वेश्चन इकट्ठा करके और एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा क्या करिए कि वीडियो देख के और फिर उसके सवालों का, और जल्द ही आपको टेलीग्राम पे इस सब का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन का PDF से प्रोवाइड किया जाएगा, उसके सोल्यूशन का नहीं। तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो क्वेश्चन हमारे पास भेज सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक यू।